Okay, students, so let us start our new chapter that is called our environment. तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आपको उसको पढ़ने बड़ा मजा आएगा स्टूडेंट्स, और आसान भी स्टूडेंट्स, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? स्टूडेंट्स देखो, आवर एनवायरनमेंट, इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आवर एनवायरनमेंट का मतलब है अपने आसपास की चीजें, हमारे आसपास की चीजें। तो हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लिविंग बीइंग्स स्टूडेंट्स। तो लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं हमें पता है स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टूडेंट ये जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसको इस चैप्टर में हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके सोचेंगे। कौन सी कैटेगरीज स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो पहले थोड़ा फोकस करते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पे, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप एग्जांपल लो एक प्लांट का और एग्जांपल लो एक एलिफेंट का स्टूडेंट्स। अब ये जो एलिफेंट है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो स्टूडेंट्स ये प्लांट को खाता है, आप देख सकते हैं प्लांट को खाता है स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो प्लांट है स्टूडेंट वो किसको खाता है स्टूडेंट्स? प्लांट किसी को नहीं खाता है स्टूडेंट्स, हमें पता है। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, राइट। वो सन की लाइट लेता है स्टूडेंट्स, वाटर भी लेता है, ठीक है, और फिर उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो प्लांट है ये अपना फूड खुद बनाता है, खुद बनाता है। लेकिन ये जो एलिफेंट है वो अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, समझ लो। तो ये जो है ये कंज्यूमर है बेसिकली। कंज्यूमर का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट है, जैसे ये यहां पे प्लांट पे डिपेंडेंट है। और प्रोड्यूसर मतलब ऐसा लिविंग बीइंग जो अपना फूड खुद बनाता है स्टूडेंट्स, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और समझ लो, दिस इज प्रोड्यूसर एंड दिस इज कंज्यूमर। अब स्टूडेंट्स कई बार यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा किचन में हमारी मम्मी भी तो खुद ही फूड बनाती है तो वो भी प्रोड्यूसर हो गई। नो स्टूडेंट्स, नो नो नो, हम इस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी मम्मी जो फूड बनाती है तो उसमें बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करती है ना, राइट। वो वेजिटेबल्स, फ्रूट, उससे फूड बनाती है, तो वो उन पे डिपेंड कर रही है, तो शी इज अ कंज्यूमर, शी इज नॉट अ प्रोड्यूसर, शी इज अ कंज्यूमर स्टूडेंट। समझ रहे हो बात? तो स्टूडेंट्स ये सब हटाते हैं तो आपको समझ में आया कि प्रोड्यूसर क्या होता है, उस पर फोकस करते हैं, वो प्रोड्यूसर क्या होता है। तो हम लिख भी सकते हैं कि प्रोड्यूसर इज अ ऑर्गेनिज्म और बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज। एक और एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एग्जांपल। इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। स्टूडेंट्स आपने ऐसा देखा होगा कि लेक्स के ऊपर जनरली जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, रिवर्स नहीं, ओशंस नहीं, जहां पे रुका हुआ पानी होता है जनरली लेक्स, वहां पे वाटर के ऊपर जनरली ऐसी ग्रीन से एक लेयर सी जमा हो जाती है। देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं एल्गी, उसी को बोलते हैं एल्गी स्टूडेंट्स। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सो दैट यू डोंट डू मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स ये भी एग्जांपल है प्रोड्यूसर का स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ प्लांट, ये एग्जैक्टली प्लांट नहीं होता है, बट ये भी अपना फूड खुद बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। सो सन की लाइट को वो लेता है और पानी तो यहाँ पे बहुत सारा है ही स्टूडेंट्स, उससे अपना फूड जो है खुद बनाता है। तो प्लांट्स आर वन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स, दिस ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी सेड टू बी अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स स्टूडेंट्स। समझ में बात है स्टूडेंट्स? अब यहां पर स्टूडेंट्स एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ये बना है ऑटो से और बना है ट्रॉप्स से। ऑटो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म्स को बोला जाता है, वैसे लिविंग बीइंग्स को बोला जाता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स, राइट। अभी हमने देखा ना प्रोड्यूसर जो है अपना फूड खुद ही बना रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोड्यूसर्स को स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स, राइट। क्यों बोला जाता है आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? फाइन। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी की? कंज्यूमर्स की स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स की। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल हो गए कंज्यूमर्स के। मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग बीइंग्स पे डिपेंड करते हैं। हम इसको लिख भी सकते हैं, कंज्यूमर्स आर लिविंग बीइंग्स which depend on other organisms for food। जैसे ये जो एलिफेंट है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये जो लायन है ये दूसरे
एनिमल्स पे, जैसे डियर को खाएगा तो उन पे डिपेंड कर रहा है, ये काऊ है अगेन ये प्लांट पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स, ये स्नेक है, स्नेक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स जनरली फ्रॉग्स को खाते हैं तो उन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर्स स्टूडेंट्स। यहां पे भी मैं एक टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एंड दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स यहां पे जैसे ऑटोट्रॉप्स मैंने आपको बताया था वैसे ही टर्म है ये स्टूडेंट्स। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉप्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉप्स ही बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड, राइट। अब कंज्यूमर्स को स्टूडेंट्स फर्दर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या कैटेगरीज है स्टूडेंट्स? हार्बीवोर्स, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। स्टूडेंट्स क्या अंतर है तीनों में? आपको पता होगा, आप ही मुझे बताएं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो बड़ा सिंपल है, हार्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ईट ओनली प्लांट्स, ईट ओनली प्लांट्स। ये कार्निवोर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो ओनली एनिमल्स को खाते हैं, ईट ओनली एनिमल्स। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ लो, कंज्यूमर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अब उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये वो कैटेगरी जो सिर्फ प्लांट्स को खाती है, ये वो कैटेगरी जो सिर्फ एनिमल्स को खाती है, और ये वो कैटेगरी जो दोनों खाती है स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको। हार्बीवोर्स के एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एलिफेंट है, ये काऊ है, ये डियर है स्टूडेंट्स, ये सब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स के एग्जांपल्स आप खुद ही बताएं कौन से वो एनिमल्स है स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं? स्टूडेंट्स लायन, टाइगर, स्नेक, ये सब सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते। सो दे आर कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स का एग्जांपल्स बताएं स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आपके सामने एक ओमनीवोर खड़ा है स्टूडेंट्स, कौन है वो? ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन बीइंग्स स्टूडेंट्स प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, सो वी आर ओमनीवोर्स। क्रो, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स स्टूडेंट्स। फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप आओ कंज्यूमर्स पे वापस। अब ये कंज्यूमर जो थे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इस पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स एक चेन लेते हैं, एक चेन लेते हैं। आप अभी आप मेरी बात समझ जाओगे चेन का क्या मतलब है। जैसे ये प्लांट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो है वो प्लांट्स को खाता है। फिर मैंने लिया ये फ्रॉग स्टूडेंट्स, फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खाता है एक्चुअली। फिर मैंने लिया ये स्नेक, स्नेक जो होता है वो फ्रॉग्स को खाता है। ये हॉक जो कि स्नेक्स को खाता है। ये बहुत बड़ी बर्ड होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा शायद कभी, और ये जो है स्नेक्स को खा के जिंदा है। तो ऐसे किसी सीक्वेंस को एक्चुअली चेन बोलते हैं। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि प्लांट्स को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर्स को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो चेन है उसमें सबसे पहला तो प्रोड्यूसर है, प्लांट प्रोड्यूसर, और बाकी सारे जो हैं वो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर्स, दे आर ऑल कंज्यूमर्स। फाइन। अब स्टूडेंट्स एक दो छोटे छोटे टर्म्स में यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। ये जो सबसे पहला कंज्यूमर इस चेन में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर इसको? ये सबसे पहला कंज्यूमर है इस चेन, इसके पहले वाला तो प्रोड्यूसर है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये जो फ्रॉग दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ रही है बात? स्नेक जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी कंज्यूमर। और फिर ये जो है इसको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। तो ये सबसे लास्ट वाला कंज्यूमर है, इसको कोई भी नहीं खाता है। ये बड़ा लकी होता है, इसको खाने वाला कोई भी नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई बनाया नहीं जो इसको खाता हो। तो दिस इज टॉप कंज्यूमर। तो किसी चेन में इस तरह से नेमिंग करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद वाला सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर टॉप कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है उसके बारे में खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स? ईट प्लांट्स, वो प्लांट्स को खाएगा, प्लांट्स को खाएगा। और जो टॉप कंज्यूमर है उसके बारे में खास बात क्या होती है? उसको खाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, उसको खाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। Nobody eats top consumers। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो टर्म्स है आपको थोड़े ध्यान रखने स्टूडेंट्स। इस टाइप से एक और चेन में आपको बता सकता हूं, ह्यूमन बींग्स ही लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, फिर मान लो ये फिश है, ठीक है, छोटी फिश है जो प्लांट्स को खाती है, फिर कोई बड़ी फिश है स्टूडेंट जो ये छोटी फिश को खाती है, और फिर ह्यूमन बींग्स फिश को खाते हैं। तो इसमें आप नेम कर सकते हो क्या? ये तो प्रोड्यूसर हो गया स्टूडेंट्स,
और बाकी ये सारे क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये छोटे फिश को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ह्यूमन बींग्स को कोई नहीं खाता है स्टूडेंट्स, कोई नहीं खाता है, इसमें इतना दम नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को खाए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। हमने समझा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अब बारी है स्टूडेंट्स डीकंपोजर्स की। तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखो, आपने ऐसे फ्रूट्स देखा होगा डीके करते हुए, धीरे धीरे ये फ्रूट जो है डीके हो जाते हैं और ये गायब हो जाते हैं, बहुत टाइम के लिए छोड़ दो तो ऐसे खराब हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई एनिमल अगर है वो नहीं रहा, उसकी डेड बॉडी है स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे वो रॉटन हो जाता है और उसकी बॉडी का जो फ्लैश है धीरे धीरे खत्म हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ डेज और वीक्स और मंथ्स। ऐसा नहीं होता है कि उसकी बॉडी हमेशा वहीं रखी हुई है, धीरे फिनिश हो जाता है। स्टूडेंट्स यहां पे रोल आता है डीकंपोजर्स का। डीकंपोजर्स जो होते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट्स। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो नेकेड आई से दिखते ही नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वॉर्म्स हो गया। तो क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस या वॉर्म्स, वो दूसरे लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडीज पे डेवलप हो जाते हैं और उनको डीके करवाते हैं, और उनके डीके से ही उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहां पर इसकी बॉडी में बहुत सारे डिकम्पोजर्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे जो इसकी बॉडी को लिटरली खा रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं उसकी बॉडी को खा रहे हैं। तो उसकी बॉडी जो है वो डीके हो रही है और उसको उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है। वैसे यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है ये फ्रूट्स को एक्चुअली लिटरली खा रहे हैं, इसलिए फ्रूट्स धीरे खत्म हो जाएंगे और उनको फ्रूट को खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा है। समझ में आ रही बात? इसमें हम लिख भी सकते हैं डीकम्पोजर्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडीज ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है? अब देखो यहां पे एक टेक्निकल टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स। तो डीकम्पोजर्स को सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स का वही मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म्स जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स की डिकेइंग बॉडी से न्यूट्रिशन देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स ये जो डीकम्पोजर्स हैं ये आपको बड़े अच्छे नहीं लग रहे होंगे स्टूडेंट्स, बड़े अजीब से होते हैं। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के लिए। ये जो है सिर्फ अपने लिए न्यूट्रिशन नहीं बनाते हैं, बल्कि ये एनवायरनमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आप फोटोग्राफ देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि एनिमल की जो बॉडी है उसको डीके करवाएंगे डीकम्पोजर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि अगर ये डेड बॉडी कहीं पे रखी हुई है, कहीं रोड के साइड में पड़ी हुई है, तो कितना खराब लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। लेकिन ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि कुछ दिनों में इस पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, पूरी बॉडी गायब हो जाती है, उसको खा पी के खत्म कर देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ना स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट को क्लीन किया स्टूडेंट्स, राइट, क्लीन। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि डिकम्पोजर्स हमारी हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं। कैसे? डिकम्पोजर्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, राइट, बाय रिमूविंग डेड बॉडीज। ठीक है, बेसिकली वो डेड बॉडीज को रिमूव कर देते हैं धीरे धीरे, राइट स्टूडेंट। इसके अलावा एक और काम भी करते हैं वो स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है कि जैसे ये डेड बॉडी है स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स, और डीकम्पोजर्स जो है जब इस पे वर्क करेंगे तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं, और उनमें से बहुत सारे कंपाउंड जो है वो सॉइल से जाके मिल जाएंगे, सॉइल से मर्ज हो जाएंगे, एंड दैट विल बी गुड फॉर द सॉइल। हो सकता है वो सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बना दे स्टूडेंट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम जो है वो डिकम्पोजर्स करते हैं स्टूडेंट्स। इसको भी हम लिख सकते हैं, डीकम्पोजर्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स मिक्स विद सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी को डीकम्पोजर्स से हेट नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको। डीकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। फाइन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, जान के आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स, और ये जो कैटेगरीज है इसको हमने समझ लिया स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंड वी विल राइट दिस हेडिंग दैट इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन जो होता है स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा सिंपल भी होता है, बड़ा सिंपल होता है। मैंने इनफैक्ट आपको बताया भी थोड़ा सा। तो देखो ये वाली फूड चेन मैंने आपको बताई है, ये फूड चेन है स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लांट है, प्लांट को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉग खा रहा है। दिस इज अ फूड चेन।
दिस इज फूड चेन कि कौन किसको खा रहा है, दिस इज फूड चेन। जैसे एक और सिंपल सी फूड चेन कैसी हो सकती है स्टूडेंट्स कि ये प्लांट है स्टूडेंट्स, उसको डियर खा रहा है और डियर को कौन खा रहा है स्टूडेंट्स, लायन खा रहा है, तो दिस इज सिंपल फूड चेन। लायन को कोई नहीं खाता है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे फूड चेन खत्म हो जाएगी। जैसे एक और फूड चेन आप देखो स्टूडेंट्स, प्लांट है, प्लांट को ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा रहे हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फिश खा रही होगी और इस फिश को कोई बर्ड खा सकती है स्टूडेंट्स, बड़ी बर्ड है, इसको कोई नहीं खाता। सो दिस इज अगेन अ फूड चेन। तो इस टाइप की चेन्स को हम फूड चेन्स बोलते हैं। तो फूड चेन्स हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, वो बताती है कि कौन किसको खा रहा है, कौन किस पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। और फूड चेन में ये खास बात होती है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को ले रहे हो तो वो अपने पहले वाले पे डिपेंडेंट है, ये वाला अपने पहले वाले पे डिपेंडेंट है एंड सो, ठीक है। तो फूड चेन को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैंने यहां पे लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, वही बात मैंने बोली है जो एग्जैक्टली यहां पे समझाई गई। फाइन। फिर स्टूडेंट्स फूड चेन से भी ऊपर एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा और किसी को खा रहा है, मतलब सब एक दूसरे को खा रहे हैं, कौन किसको खा रहा है उसका पूरा चार्ट जैसा है। दिस इज फूड वेब। तो एक्चुअल रियल लाइफ में तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हो एक एनिमल जो है हो सकता है कई को खा रहा हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमल को कई सारे लोग खा रहे हो, राइट। तो फूड चेन जो हमने पढ़ा था वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, और आप सोच सकते हो कि फूड वेव का एक छोटा सा पार्ट दर्शाता है, वो एक छोटा सा पार्ट दर्शाता है, एक छोटे से पार्ट के बारे में बताता है, तो पूरी कहानी तो फूड वेव में होती है। बट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ज्यादा फोकस अपना फूड चेन पे ही करेंगे बिकॉज़ दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा टर्म देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी फूड चेन के लिए हम ट्रॉफिक लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, दिस फूड चेन, कंसीडर दिस फूड चेन, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 4। तो इसके ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनाएंगे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा। और क्योंकि इस फूड चेन में 4 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप इस ट्रायंगल को इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, सबसे नीचे आपको सबसे पहले वाला लिखना है और फिर ऊपर नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो लिख देना। तो सबसे नीचे आपके पास है प्लांट जो कि एक प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आपके पास एक इंसेक्ट जो कि स्टूडेंट्स एक हार्बिवोर है, होने को स्टूडेंट्स वो एक ओमनीवोर भी हो सकता है, कि हो सकता है उसी प्लांट्स को नहीं दूसरे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता हो। तो अगर वो ओमनीवोर होता तो मैं ओमनीवोर लिख देता स्टूडेंट्स, लेकिन लेट्स अज्यूम कि वो हार्बिवोर है तो हमने हार्बिवोर लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दिस फिश, तो फिश लिख दिया हमने स्टूडेंट्स, व्हिच इज अ कार्निवोर। एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये बर्ड है व्हिच इज टॉप कार्निवोर, राइट। और अब ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको हम बोल देंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड एंड फोर्थ, सिंपल है। तो ये पूरा ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। और आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स कौन से हैं इस फूड चेन में, आप बता सकते हो। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं साइड में। जैसे ये छोटा था फूड चेन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लांट है, उसको डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है, लायन को तो कोई खाता नहीं है। इसके ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप खुद ही बताएं स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल है, एक ट्रायंगल बना लो, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। सबसे नीचे क्या है स्टूडेंट आपके पास, प्रोड्यूसर, उसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, हार्बिवोर, उसके ऊपर क्या है, टॉप कार्निवोर। जो सबसे नीचे उसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड देन थर्ड ट्रॉफिक। तो ये ऐसे फूड चेन है जिसमें 3 ट्रॉफिक लेवल्स है, ये ऐसा फूड चेन था जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स थे, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल राइट। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें इस चैप्टर में हम और देखते जाएंगे स्टूडेंट्स, एंड आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। सिंपल है ना सब कुछ और इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स, राइट। देखो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। जैसे फूड चेन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे देखो ये सिंपल सा फूड चेन ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट है, डियर है और लायन है। देखो प्लांट में जो एनर्जी है वो डियर में जा रही है, डियर से एनर्जी जो है लायन में जा रही है जब लायन डियर को खाता है, राइट। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्या फ्लो ऑफ एनर्जी इस डायरेक्शन में हो रही है? नहीं 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 हो रही, आप समझ रहे हो। लायन को डियर तो नहीं खा रहा है और ना ही डियर को प्लांट खा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है
वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में। हम इसको लिख भी सकते हैं कि इन अ फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस इन वन डायरेक्शन या यूनिक डायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी। बड़ा सिंपल है। फाइन स्टूडेंट्स, यहां पे एक और पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, विच अगेन वेरी सिंपल। पहले आप लिख लो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे इस फूड चेन में आप देखो तो ये जो प्लांट है वो एनर्जी कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, वो सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस करता है और तब एनर्जी बनाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये सोच सकते हैं कि सन की एनर्जी जो है वो प्लांट में आती है, और प्लांट को जब डियर खाता है तो वही एनर्जी डियर में जाती है, फिर उसको लायन खाता है तो वही एनर्जी लायन में जाती है। तो बेसिकली एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, सन। वो सन है। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी एक्युमुलेट नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो फिर डियर के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो भी मर जाएगा, और फिर लायन के पास खाने को डियर नहीं होगा क्योंकि डियर मर चुका है, तो डियर लायंस भी खत्म। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सारी एनर्जी जो सबको मिल रही है वो सन से मिल रही है। हम बोल सकते हैं कि लायन को भी फाइनली जो एनर्जी मिल रही है वो सन वाली है। सन वाली एनर्जी प्लांट में गई, वही डियर में गई, वही डियर से लायन में आई। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर यहां पे देखो स्टूडेंट्स, देखो सन से बहुत सारी एनर्जी अर्थ पे आती है। जैसे दिन के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी लाइट एनर्जी अर्थ पे आती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन आप सोचो, क्या प्लांट जो है सन से आने वाली सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, हर जगह प्लांट्स नहीं होते ना, हर जगह प्लांट नहीं होते। जैसे मान लो ये कोई अर्थ का सरफेस है, ठीक है, सन से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, अब प्लांट तो कहीं कहीं है, तो जहां जहां पर प्लांट्स है वही वाली वहां पे आने वाली लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अब यहां पे प्लांट नहीं है तो यहां पे जो सन की एनर्जी आई, लाइट एनर्जी, वो तो प्लांट एब्सॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है। तो सन से बहुत सारी लाइट एनर्जी अर्थ पे आती है, प्लांट्स थोड़ा सा ही उनमें से एब्सॉर्ब कर पाते हैं। कितना स्टूडेंट्स? अराउंड 1%, नाउ ओनली 1%। आई कैन राइट दिस डाउन स्टूडेंट्स। सो प्लांट्स एब्सॉर्ब ओनली अराउंड 1% ऑफ सन एनर्जी कमिंग ऑन अर्थ। 1% ही एब्सॉर्ब करता है। फिर स्टूडेंट्स प्लांट क्या करता है, प्लांट्स क्या करते हैं, जो 1% को उन्होंने एब्सॉर्ब किया उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में हमें पता ही है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उससे ये सन की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब स्टूडेंट्स इस केमिकल एनर्जी का क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, प्लांट के अपने बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपीरेशन और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस जो हमने पहले पढ़े हैं। तो इसमें से बहुत सारी केमिकल एनर्जी जो है वो प्लांट अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेता है, अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेता है। इस केमिकल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है प्लांट अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी जो एनर्जी होती है, तो प्लांट जो है बहुत सारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें से कुछ तो वो अपने प्रोसेस के लिए यूज कर लेता है, लेकिन उसके बाद ही बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। वो जो एनर्जी होती है उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, वो प्लांट के बॉडी में स्टोर हो जाती है स्टूडेंट्स। प्लांट के लीव्स में, प्लांट के फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में भी हो सकती है। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए जब हम प्लांट की बॉडी को खाते हैं, उसके लीव्स को या फ्रूट्स को या स्टेम को, तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें जैसे ये जो डियर है वो इस प्लांट की बॉडी को खाएगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इसको मिलेगी। आई होप यू गेट दिस, वेरी सिंपल सी बात है। तो सन जो है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से बहुत सारी एनर्जी अर्थ पे आती है, उसमें से 1% प्लांट एब्सॉर्ब कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ एनर्जी को अपने प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं और बाकी एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। अब दूसरे लिविंग बीइंग जब इनको खाते हैं तो यही एनर्जी उनको मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स, आप ये प्लांट्स के ये प्लांट में आप देखो फ्रूट्स लगे हुए, राइट, इन फ्रूट्स को खाते हैं ना, बड़ा मजा आता है स्टूडेंट्स, और इससे एनर्जी भी मिलती है। तो ये वही एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये वही एनर्जी है जो इस फ्रूट में स्टोर्ड हुई है, हम खाते तो हमें मिलती है। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, अब जो हम चीज देखने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, दैट इज 10% लॉ। और फ्लो ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ही होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है ये 10%? तो स्टूडेंट्स, एक फूड चेन लेके समझते हैं
तो ये हमारी फूड चेन है, इसको हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस ग्रास हॉपर। अब ये ग्रास हॉपर जो है बहुत सारे प्लांट्स को खाता होगा, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट्स को खा के इसने कुछ एनर्जी ऑब्टेन की, उसको कुछ एनर्जी मिली। सपोज करो वो एनर्जी है स्टूडेंट्स 10,000 जूल। सपोज दैट एनर्जी इज 10,000। ऐसा मान सकते हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लांट्स खा के उसने इतनी एनर्जी ली। अब स्टूडेंट्स इस एनर्जी का ये ग्रास हॉपर क्या करेगा? ये ग्रास हॉपर इस एनर्जी का क्या करेगा? सोचो। देखो स्टूडेंट्स, ये ग्रास हॉपर के अपने बहुत सारे काम है बेचारे के। ये दिन भर इधर उधर उड़ता है, बहुत सारे दूसरे ग्रास हॉपर से मिलता है, इसके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और पता नहीं क्या क्या। उस सब के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना स्टूडेंट्स, इसीलिए तो इसने प्लांट्स को खाया है, उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये जो एनर्जी उसने एक्युमुलेट की है, ये जो प्लांट से ऑब्टेन की है, उसमें से ज्यादातर एनर्जी वो अपने बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। और ज्यादातर कितना? 90%। 90% एनर्जी जो है वो यूज कर लेगा स्टूडेंट्स अपने बॉडी के प्रोसेस, जिसके लिए वो खाना खा रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स रेस्ट 10% का क्या होता है? रेस्ट 10% जो है वो इसके बॉडी में स्टोर हो जाएगी, इसकी बॉडी में मतलब इसके फ्लैश में स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो जो रेस्ट 10% है दैट गेट्स स्टोर्ड इन बॉडी। स्टूडेंट में बात को समझ लो, दिस इज एक्चुअली 10%। ये जो ग्रास हॉपर है, इसने जो एनर्जी ऑब्टेन की उसका 10% जो है वो उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और बाकी 90% वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। समझ में आ रही है? अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है स्टूडेंट्स? फ्रॉग। अब ये फ्रॉग जब ग्रास हॉपर को खाएगा, और इस ग्रास हॉपर ने इतनी एनर्जी ली थी प्लांट्स को खाकर, ये फ्रॉग जब इस ग्रास हॉपर को खाएगा तो इस फ्रॉग को कितनी एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स? उसको सिर्फ यही वाली एनर्जी मिल पाएगी ना, क्योंकि ये वाली उसकी बॉडी में स्टोर्ड है। ये वाली तो यूज कर चुका ना ग्रास हॉपर, ये वाली उसकी बॉडी में, ग्रास हॉपर की बॉडी में स्टोर्ड है। तो उसकी बॉडी को जब ये फ्रॉग खाएगा तो उसको ये 10% एनर्जी मिलेगी। मतलब कितनी एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स? इसका 10%, एंड दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 1000 जूल। एक ग्रास हॉपर को जब एक फ्रॉग खाएगा तो उसको 10% एनर्जी ही मिल पाएगी, 1000। अब इस एनर्जी का क्या होगा स्टूडेंट्स? ये फ्रॉग भी है, उछलता कूदता है, इधर उधर जाता है, उसके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस है, इसका 90% ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? यूज कर लेगा। 90% यूज कर लेगा, और बाकी 10% क्या होगा? स्टोर्ड इन बॉडी, राइट स्टूडेंट? बॉडी में स्टोर होगा। सही बात है, आप समझ रहे हो? फिर स्टूडेंट्स आगे की कहानी आप समझ गए होंगे। ये जो फ्रॉग है इसको कौन खा रहा है स्टूडेंट्स? इसको खा रहा है ये स्नेक। तो जब ये स्नेक इस फ्रॉग की बॉडी को खाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स? इसका 10%, दैट इज 100 जूल ओनली, ठीक है। और फिर ये हॉग जब इस स्नेक को खाएगा तो उसको इसकी 10% एनर्जी मिलेगी, दैट इज 10 जूल ओनली। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी को बोलते हैं 10% रूल, कि कोई भी जो एनिमल है वो जितनी एनर्जी ले रहा है उसका 10% ही अपनी बॉडी में स्टोर कर पाता है। तो जब नेक्स्ट कोई एनिमल उसको खाता है तो सिर्फ वो 10% ही चेन में आगे जाता है, ठीक है। तो इसने 10,000 जूल एनर्जी एक्यूमुलेट की थी, इसके 10% ही इसको मिली, फिर इसको इसने खाया तो इसको 10% ही मिली, फिर इसको इसने खाया तो इसको भी 10% मिली। तो फूड चेन में सिर्फ 10% एनर्जी आगे की तरफ फ्लो कर रही है स्टूडेंट्स। दैट इज 10% लॉ। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इसको हम लिख भी सकते हैं कि 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% एनर्जी टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म flows ahead in food chain। सही है स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो 10% लॉ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स आप ये सोचो कि ये जो हॉक है ये बड़ी सी बर्ड है, जब ये एक स्नेक को खाएगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी मिलने वाली है? 10। सिर्फ एक स्नेक को खाने में सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है स्नेक जब ये एक फ्रॉग को खाएगा तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 100। तो ध्यान देने की बात है, ये जब एक ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो इसको 10 जूल ही मिल रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो इसको 100 जूल एनर्जी मिल जा रही है। तो स्टूडेंट्स किसकी डाइट ज्यादा होनी चाहिए? इसकी डाइट ज्यादा होनी चाहिए कि इसकी डाइट ज्यादा होनी चाहिए? ये जब एक पीस खाएगा तो 10 ही जूल की एनर्जी मिलेगी, इसको एक पीस खाने पे 100 जूल मिल गई, तो किसकी डाइट ज्यादा है? किसको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इसको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक स्नेक को खाने पे 10 ही जूल मिल रहा है। इट विल हैव टू ईट मोर स्नेक्स,
इसको 100 जूल मिल जाता है एक ही फ्रॉग खाने पे, तो इसको कम फ्रॉग खाने पे। इसको तो स्टूडेंट्स 1000 जूल मिल जाता है एक ग्रास हॉपर को खाने पे, तो स्टूडेंट्स इसको और कम ग्रास हॉपर खाने पे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन वेरी सिंपल, कि जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे जाते हो, ऑर्गेनिम्स का डाइट जो है वो बढ़ता है। डाइट क्या बढ़ता है? इसको ज्यादा स्नेक्स खाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्नेक्स खाने पड़ेंगे, इसको उतने फ्रॉग नहीं खाने पड़ेंगे, कम फ्रॉग खाने पड़ेंगे, इसको और कम ग्रास हॉपर खाने पड़ेंगे। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। एज वी मूव अहेड इन फूड चेन, डाइट इंक्रीजेस। सही है? सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मजा आ रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, दुनिया में कुछ हॉक्स होंगे, कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं है, बट सपोज कर लेता हूं कि एक्स हॉक्स होंगे। अब देखो, आपको क्या लगता है कि स्नेक्स जो है वो एक्स से ज्यादा होने चाहिए दुनिया में, या एक्स से कम होने चाहिए? देखो, एक हॉक जो है वो बहुत सारे स्नेक्स खाता होगा, जैसे हमने देखा इसकी डाइट बहुत है, तो एक हॉक जो है बहुत सारे स्नेक्स खाता होगा दिन में। तो सपोज कर लो कि वो 8 स्नेक्स को खाता है, ऐसे मैंने एक रैंडमली नंबर ले लिया। एक हॉक अगर 8 स्नेक्स को खाता है तो कम से कम 8x नंबर ऑफ स्नेक्स होने पड़ेंगे, राइट? समझ रहे हो बात? अच्छा, अब देखो बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग कितने होने चाहिए? क्या वो 8x से ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? देखो, हर स्नेक कई सारे फ्रॉग्स को खाएगा, हालांकि इसकी डाइट थोड़ी कम है, लेकिन हर स्नेक जो है कई सारे फ्रॉग्स को खाएगा। सपोज करो अगर वो 6 फ्रॉग्स को खाता है, तो 6 into 8x, that comes out to be how much? 48। इतने फ्रॉग्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉग्स हैं वो खाएंगे ग्रास हॉपर्स को, तो इनकी डाइट थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन एक जो फ्रॉग है वो अगर 4 ग्रास हॉपर्स को भी खाता है, अगर 4 ग्रास हॉपर्स को भी खाता है, तो हमारे पास होने पड़ेंगे 4 into 48x ग्रास हॉपर्स, which will come out to be 192x। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब अगर दुनिया में इतने हॉक हैं, तो उससे कई ज्यादा स्नेक्स होंगे, उससे कई ज्यादा फ्रॉग्स होंगे, और फिर उससे कई ज्यादा ग्रास हॉपर्स होंगे, और उससे कई ज्यादा प्लांट्स होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि अगर हम फूड चेन में आगे जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑफ दैट लिविंग बीइंग विल बी लेस। आप इस फूड चेन में देखो, जितना आगे जा रहे हो उतना उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वो कम होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होगा? ग्रास हॉपर का। उससे कम पॉपुलेशन दुनिया में किसका होना चाहिए? फ्रॉग का। उससे कम पॉपुलेशन किसका होगा? स्नेक का। और उससे भी कम किसका पॉपुलेशन होगा? फ्रॉग का। क्यों? आपको लॉजिक समझ, क्योंकि एक जो हॉक है वो कई सारे स्नेक्स को खाएगा, इसलिए वो ज्यादा होने चाहिए। फिर एक स्नेक कई सारे फ्रॉग्स को खाएगा तो वो और ज्यादा होना चाहिए। एक फ्रॉग कई सारे ग्रास हॉपर्स को खाएगा तो वो और भी ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल बनाए तो आप समझोगे सबसे नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लांट्स आएगा, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक एंड देन हॉक। तो स्टूडेंट देखो, ये ट्रायंगल में हॉक का एरिया जो सबसे छोटा है, हॉक वाला रीजन, वो इसीलिए छोटा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। फिर स्नेक वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। फ्रॉग वाले की पॉपुलेशन और ज्यादा है स्टूडेंट्स, ग्रास हॉपर की और ज्यादा है, और जो प्लांट्स है उनका और भी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हो, या जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे जाते हो, पॉपुलेशन ऑफ दैट लिविंग बीइंग हैज टू डिक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जा रहे हैं, पॉपुलेशन विल डिक्रीज, ठीक है? या फिर जैसे जैसे फूड चेन में आगे जा रहे हैं, पॉपुलेशन इज डिक्रीज। जैसे स्टूडेंट्स एक सिंपल सा और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं ये सब हटाऊं तो देखो, ये बड़ी सिंपल सी फूड चेन है स्टूडेंट्स, ठीक है? प्लांट्स है, डियर है, और फिर लॉयन है। तो स्टूडेंट्स अभी जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप बताओ, लायंस ज्यादा होने चाहिए दुनिया में या डियर ज्यादा होने चाहिए? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फूड चेन में, पॉपुलेशन कम होती है, तो लायंस कम होने चाहिए, और डियर जो है वो क्या होने चाहिए? ज्यादा ज्यादा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे आप देखो इस फोटोग्राफ में, डियर्स को आपने झुंड में देखा होगा, ग्रुप्स में देखा होगा। लायंस को जनरली हम ग्रुप्स में नहीं देखते, वो अकेला ही घूमता है जनरली, या ग्रुप्स में देखते हैं तो 1 2 3 या उससे ज्यादा नहीं। क्यों?
क्योंकि उसकी तो पॉपुलेशन है ही नहीं दुनिया में इतनी ज्यादा कि वो बड़े ग्रुप्स बना सके। लेकिन डियर्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं लाइन से कंपैरिजन में दुनिया में, इसलिए वो आपको बड़े बड़े ग्रुप्स में दिखते हैं। और प्लांट जो है वो तो बहुत ज्यादा हर जगह होते हैं, राइट? समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? यहीं पे ऑन अ लाइटर नोट मुझे एक जोक याद आ गया। रजनीकांत ने एक मूवी में कहा कि जो शेर होता है वो हमेशा अकेला ही शिकार करता है, शेर हमेशा अकेला ही शिकार करता है। तो स्टूडेंट शेर इसलिए नहीं अकेला शिकार करता क्योंकि वो बहुत बहादुर है। शेर इसलिए शिकार करता है अकेला क्योंकि वो ग्रुप बना ही नहीं सकता, उसकी उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है दुनिया में। और क्यों नहीं है पॉपुलेशन दुनिया में ज्यादा? क्योंकि वो फूड चेन में बहुत बाद में आता है, लास्ट में आता है। लायन को खाने वाला, शेर को खाने वाला कोई नहीं होता है, वो लास्ट में आता है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टूडेंट्स। तो ये फूड चेन्स देख के आप ये पता कर सकते हो कि दुनिया में किस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए और किसकी कम होनी चाहिए। फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे और इसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है स्टूडेंट्स। इसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेके फिर से इस फूड चेन का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आजकल जो प्लांट्स होते हैं उनको जब ग्रो करवाया जाता है तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स उन पे डाले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो भी प्लांट के बॉडी में आते हैं। ऊपर से जो पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं वो भी प्लांट की बॉडी में आ रहे हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स में और फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, तो वो प्लांट के बॉडी में आ जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस प्लांट को जब ग्रास हॉपर खाएगा तो उसके बॉडी में वो हार्मफुल केमिकल आएंगे, फिर इसको जब फ्रॉग खाएगा तो उसके बॉडी में भी आएंगे, फिर स्नेक के बॉडी में भी आएंगे और हॉक के बॉडी में भी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि कोई भी हार्मफुल केमिकल अगर प्लांट ने ले लिया है तो वो पूरे फूड चेन में फैलेगा, राइट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, बायोलॉजिकल मल्टीप्लीकेशन का क्या फंडा है स्टूडेंट्स? लेट्स रिमूव दिस। आप ये सोचो कि ये जो हमारा ग्रास हॉपर, अगर एक ग्रास हॉपर को मैं लूं तो सपोज कई सारे प्लांट्स को खा, एक दिन हो सकता है वो 3 प्लांट्स को खा रहा हो सकता है ज्यादा भी खा रहा हो कम भी खा रहा हो, बट हम एक 3 ले लेते हैं। अब अगर एक प्लांट के बॉडी में एक्स अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है, तो एज्यूम कर लेते हैं तीनों में सेम है, एक्स एक्स है, इसके बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल आएगा इस ग्रास हॉपर के बॉडी में? 3x, क्योंकि इसने इन तीनों प्लांट्स को खाया, इसके बॉडी में 3x हार्मफुल केमिकल आएगा। प्लांट के बॉडी में x था और इसके बॉडी में 3x। अब इस ग्रास हॉपर को खाता कौन है स्टूडेंट्स? फ्रॉग। अब एक फ्रॉग जो है वो कई सारे ग्रास हॉपर को खा सकता है, सपोज वो 4 ग्रास हॉपर को, सबके बॉडी में 3x हार्मफुल केमिकल है, और ये चारों को खाएगा तो इसके बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप समझ रहे? 3x into 4 that will be 12x। तो एक फ्रॉग के बॉडी में 12x हार्मफुल केमिकल। आप समझ लो आगे मैं क्या बात करने वाला है स्टूडेंट्स। अब ये स्नेक है स्टूडेंट्स। अब सपोज करो एक स्नेक जो है वो 5 फ्रॉग्स को खाता है, हर के बॉडी में 12x करके ऐसे हार्मफुल केमिकल्स। तो ये इन सबको खाएगा, 5 को खाएगा अगर एक दिन में, तो इसके बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल आएगा? 12x into 5, so that is 60x। इसके बॉडी में 60x हार्मफुल केमिकल। समझ लो मेरी बात को बच्चों। अब बात करते हैं हॉक का। एक हॉक अगर 6 स्नेक्स को खा रहा है तो इसके बॉडी में कितने हार्मफुल केमिकल हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 360x। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 360x। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। यहां पे क्या हो रहा है आप देखो, एक प्लांट के बॉडी में सिर्फ x अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल, लेकिन एक ग्रास हॉपर के बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल हो गया? 3x। एक फ्रॉग के बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल हो गया स्टूडेंट्स? 12x। एक स्नेक के बॉडी में कितना हार्मफुल केमिकल हो गया स्टूडेंट्स? 60x। और एक हॉक के बॉडी में 360x। तो पॉइंट ये है कि हॉक के बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल, स्नेक के में उससे कम, फ्रॉग में उससे कम, ग्रास हॉपर में उससे कम, प्लांट में उससे कम। समझ लो। तो जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे फूड चेन में आप आगे बढ़ते हो, हार्मफुल केमिकल जो होते हैं बॉडी में बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट, बढ़ते जाते हैं। यही है बायोलॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल मल्टीप्लिकेशन टेल्स दैट as we move ahead in the food chain, there will be more harmful chemicals in the body of living organisms. तो आप फूड चेन में जितना बाद में हो, आपकी बॉडी में उतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल हो। आप सोच के देखो ना, ये ग्रास हॉपर के बॉडी में सिर्फ 3x,
और इस हॉग के बॉडी में कितना स्टूडेंट्स, कितना 360 years. Such a huge difference. फाइन स्टूडेंट्स, तो काफी आगे आ गए हम इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम जो है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड होता है, और ये आपको सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि बिजनेस स्टडीज में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में, मतलब हर जगह आपको ये वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा। बट एनीवे स्टूडेंट्स, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, विल फोकस टू आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो देखो इकोसिस्टम, अब क्या होता है यहां पर इकोसिस्टम, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टूडेंट्स। पॉन्ड, पॉन्ड स्टूडेंट्स, आप देखो ये एक पॉन्ड है, बड़ा अच्छा सा पॉन्ड है, इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स। नीचे आप देखो सॉइल है, सॉइल में प्लांट्स हैं छोटे छोटे, फिर ये कुछ छोटी छोटी फिशेज हैं यहाँ पे, फिर कुछ बड़ी फिश भी होगी यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। वाटर तो ऑब्वियसली होगा ही। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, प्लांट है, छोटी फिश है, बड़ी फिश है, ये सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो कैसे काम होता है यहाँ पे कोलैबोरेट करके, मैं आपको समझाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स है, सबसे पहले उन पे ध्यान देते हैं। ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑब्वियसली ये पानी का यूज कर रहा है, सन से जो लाइट आ रही होगी उसका यूज कर रहा है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, राइट स्टूडेंट्स, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो है प्लांट के खाने पीने का जुगाड़ हो गया, फोटोसिंथेसिस। अब क्या होगा स्टूडेंट, इन प्लांट्स को ये छोटी छोटी फिशेस खाएंगी जो कि मोस्टली हार्बीवोरस होंगी, तो वो इन प्लांट्स को खा रही होंगी। तो इन प्लांट्स को खा के इनके न्यूट्रिशन का डिमांड जो है वो पूरा होगा। फिर कोई बड़ी फिश होगी, और कई सारी ऐसी बड़ी फिशेस होंगी जो इन छोटी फिशेस को खा रही होंगी स्टूडेंट्स, एंड दे विल बी मोस्टली कार्निवोर, उसको खा रही होंगी। अब सपोज कर लो ये टॉप कार्निवोर है, किसी फूड चेन में एक टॉप कार्निवोर होता है, तो सपोज करो ये टॉप कार्निवोर, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं पॉन्ड में, इससे बड़ी फिशेस हैं ये पॉन्ड की, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई है जो इसको भी खाएगा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स। डीकंपोजर्स, स्टूडेंट्स याद आ रहा है डीकंपोजर्स के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। ये डीकंपोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ये बड़ी फिश मर जाएगी तो उसकी डेड बॉडी को ये लोग डीके करेंगे, और उससे ये न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो देखा जाए तो इन सम सेंस इस बड़ी फिश को भी ये डीकंपोजर खा रहे हैं जो लेक के अंदर। अब स्टूडेंट इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि डीकंपोजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसकी बॉडी में, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और वो कंपाउंड्स इनके लिए भी न्यूट्रिशन का काम करता है, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो आप समझ लो ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे, तो खुद को भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इनको, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ये सॉइल में मिक्स करवाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये न्यूट्रिएंट जो सॉइल में आए वापस प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब करेगा, और फिर इसी प्लांट को जब ये छोटी फिश खाएगी तो उनको वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फिर बड़ी फिश खाएगी तो उसके बॉडी में वापस वही न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, फिर डिकम्पोजर्स वापस उसी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिलाएंगे, और फिर यही साइकिल न्यूट्रिएंट्स की चलती रहेगी स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको? तो अब एक साइकिल बन गई है जहां पर ये प्लांट, छोटे फिश, बड़ी फिश, डिकम्पोजर, सॉइल सब मिलके काम कर रहे हैं, इसको छोटी फिश खा रही है, इसको बड़ी फिश खा रही है, इसको डिकम्पोजर खा रहे हैं, फिर उसी से न्यूट्रिएंट सॉइल में आ रहे हैं, उसी से प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सॉर्ट ऑफ काम कर रहे हैं। सबका एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। देखो, सबका एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में मेरी बात को? तो और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो यहाँ पे जितने भी चीजें हैं उनमें से किसी एक चीज को आप हटाओ। सपोज करो प्लांट को गायब कर दो। आज आप इस लेक में जाओ, सारे प्लांट उखाड़ के फेंक दो, सारे प्लांट्स गायब कर दो। क्या होगा? अब प्लांट्स को आपने गायब कर दिया, बाकी चीजों को टच नहीं किया, सिर्फ प्लांट्स को गायब किया, क्या होगा? क्या बाकी चीजें यहाँ पे रह पाएंगी? बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे? सोच के देखो। प्लांट्स गायब हो गए तो ये मर जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि फूड ही नहीं। ये मर गए तो कुछ दिन बाद इसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब फिश बची नहीं खाने के लिए। समझ रहे स्टूडेंट्स? फिर ये नहीं रहे तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर सिर्फ एक प्लांट नहीं हो तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ एक को हटाया, सबके सब खत्म।
उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके सोच लो कि प्लांट को नहीं हटाया और सिर्फ स्मॉल फिशेस को हटा दिया, इस पॉन्ड में गए जितने भी छोटे छोटे फिशेस सबको निकाल के हटा दिया, क्या होगा स्टूडेंट? अगर इसको हटा दिया तो अल्टीमेटली इसको मारना है, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगी, यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इनके लिए फूड बचा ही नहीं। ये एक्सटिंक्ट हो गई तो फिर डीकंपोजर्स जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं ला पाएंगे, और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो ये प्लांट्स भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट? फिर से एक को हटाया सब गए। वैसे स्टूडेंट्स अगर आप इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, इसको कर दो, इस सीन से गायब, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा ग्रो करती जाएंगी, ठीक है। पहले क्या है कि बड़ी फिश इनको खाती थी तो इनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता था, अब इनका पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और ये इतनी ज्यादा हो जाएंगे कि सारे प्लांट्स को भी खा जाएंगे, सारे प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, और सारे प्लांट्स खत्म होंगे तो फिर अल्टीमेटली ये भी खत्म हो जाएगा। वंस अगेन एक को हटाया सब खत्म। सिर्फ डिकम्पोजर्स को हटा के देखो, डिकम्पोजर्स को हटाया तो न्यूट्रिएंट वापस नहीं आएगा सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएगा तो ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो खत्म तो ये खत्म, ये खत्म तो ये भी खत्म, फिर से सब कुछ खत्म। समझ नहीं पा कुछ? और आप सॉइल को पूरी पिक्चर से हटा दो तो ऐसे फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज इकोसिस्टम। सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है, अगर आप किसी भी एक चीज को डिस्टर्ब करते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हो सकता है कि पूरी की पूरी साइकिल में हर चीज खत्म हो, हर चीज खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स देखो यही होता है इकोसिस्टम। आई विल जस्ट राइट दिस डाउन। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ecosystem is a functional unit consisting of living and non-living things which work together with mutual dependence to sustain a long-lasting system. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? आप क्या होता है इकोसिस्टम? एक ये पूरा इसको पॉन्ड को एक इकोसिस्टम बोलेंगे जिसमें सारी चीजें जो है आपस में वर्क कर रही है टुगेदर ताकि सब कुछ लंबे टाइम तक ठीक से चलता है। अब यहां पे एक और छोटी सी चीज स्टूडेंट्स, ये जो इकोसिस्टम होता है इसको थोड़ा छोटा करते हैं पॉन्ड को, उसके दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स इस इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स? प्लांट्स, राइट, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, डीकंपोजर्स, राइट। ये बायोटिक कंपोनेंट्स है इस इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है इस इकोसिस्टम से? बताया स्टूडेंट्स, खुद ही बताया। सॉइल, राइट स्टूडेंट्स, वाटर, राइट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स, सही टेम्परेचर होगा तभी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, तभी फिशेस भी रह पाएंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो सब मर जाएंगे, बहुत ठंड हो गई तो भी सब मर जाएंगे। सो दीस आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इंटरेस्टिंग से इकोसिस्टम्स के, जैसे गार्डन स्टूडेंट्स। ये गार्डन है स्टूडेंट्स, तो एक गार्डन में आप देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, ये सब भी एक इकोसिस्टम बना रही होती है, जैसा कि मैंने आपको पॉन्ड का बताया था। और आपस में एक लॉन्ग लास्टिंग फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। कैसे? देखो जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉइल पे पनप रहे हैं कौन? प्लांट्स, ग्रो कर रहे हैं कौन? प्लांट्स स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन लेके। फिर प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा होगा इस गार्डन में स्टूडेंट्स? बटरफ्लाईज या छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बटरफ्लाईज या छोटे छोटे इंसेक्ट्स, राइट, वो प्लांट्स को खा रहे होंगे, उनपे जिंदा रह रहे होंगे स्टूडेंट्स। और इन बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स को कौन खा रहा होगा स्टूडेंट्स? कुछ स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं, गार्डन में छोटे छोटे एनिमल्स हो सकते हैं हो जो कि बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स को खाते होंगे। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, ये सॉइल में अर्थवॉर्म्स भी हो सकते हैं। अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है स्टूडेंट्स? देखो दीज आर अर्थवॉर्म्स, ठीक है, ये सॉइल में रहते हैं, देखने में बड़े गंदे से होते हैं स्टूडेंट्स, बट ये सॉइल को खाते हैं, तो इन सॉइल में अर्थवॉर्म्स भी हो सकते हैं। और अर्थवॉर्म को कौन खा रहा होगा स्टूडेंट्स? बर्ड्स, इनको जनरली बर्ड्स खाते हैं, गार्डन में बर्ड्स भी। फिर स्टूडेंट्स देखो ये जो बर्ड है और स्मॉल एनिमल्स है, जब ये डेड हो जाएंगे तो इन पे कौन वर्क करेगा स्टूडेंट्स? डीकंपोजर्स इनकी डेड बॉडी से वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, उससे न्यूट्रिशन निकालेंगे और उस न्यूट्रिशन को वापस में सॉइल में लाएंगे स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स।
तो ये पूरा इकोसिस्टम है इस गार्डन का स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट और भी इसके ब्रांचेज हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे शॉर्ट रखा है इसको स्टूडेंट्स। ये देखो क्या है, सॉइल है, सॉइल में प्लांट्स पनप रहे हैं, उन प्लांट्स को बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स खाएंगे गार्डन के, उनको फिर छोटे छोटे एनिमल्स खाएंगे, फिर वो डिकम्पोज होंगे और न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आएगा। और वैसे यहाँ से अर्थवॉर्म से बर्ड डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में लाएगा। दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ द गार्डन। इसमें से किसी को भी आप डिस्टर्ब करोगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, और हो सकता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। अगर आप किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहां से हटाओ तो हो सकता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, जैसे मैंने आपको पॉन्ड में एक्सप्लेन किया था। आई होप यू गेट दिस। एक और इकोसिस्टम का एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग सा, एक्वेरियम। स्टूडेंट्स एक्वेरियम में भी बहुत सारे फिशेज हम रखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं, वो भी अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं स्टूडेंट्स। उस छोटी सी दुनिया में सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये जो है एक मैन मेड इकोसिस्टम है। ये कैसा है? मैन मेड इकोसिस्टम है, क्योंकि ये इकोसिस्टम तो हमने बनाया है स्टूडेंट्स। इसके पहले जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए पॉन्ड और गार्डन के, वो कैसे थे स्टूडेंट्स? वो नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स हमारा जो पूरा अर्थ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बड़ी लार्ज इकोसिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी को भी हटाओगे तो सब पे फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम इन दिस